आइए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है। ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे स्थायी सभ्यताओं में से एक की कहानी है। जी हाँ, ये भारत का इतिहास है। चलिए इस अविश्वसनीय सफर को कुछ ही मिनटों में साथ तय करते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? बहुत बहुत पहले से। इस उपमहाद्वीप में इंसानों की मौजूदगी के जो पहले निशान मिलते हैं वो आज से लगभग 4 लाख साल पुराने हैं। सोचिए, ये कोई लिखी हुई तारीखें नहीं हैं, बल्कि गुफाओं में बने चित्र और पत्थर के औजार हैं जो हमें उस गहरे अतीत की एक धुंधली सी झलक देते हैं। अब जाहिर है, हजारों सालों का इतिहास, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। ये आसान तो नहीं है, लेकिन हम सिर्फ तारीखों की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन प्राचीन जड़ों से आज के आधुनिक भारत का ये विशाल पेड़ खड़ा हुआ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, पहली बसावटों से। ये वो समाज थे जिन्होंने सिर्फ बस्तियां नहीं बसाईं, बल्कि संस्कृति, शहर और सोच की वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े होने वाले थे। भारत की जो शुरुआती तस्वीर है ना, वो दो बड़ी धाराओं से मिलकर बनती है। एक तरफ थी सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता, जो अपने समय से कहीं आगे थी, मतलब सुनियोजित शहर, उनकी अपनी लिखने की एक प्रणाली। और दूसरी तरफ थे वैदिक आर्य, जो अपने साथ संस्कृत भाषा और वेदों का ज्ञान लेकर आए। इन दोनों ने मिलकर आने वाले हजारों सालों के लिए भारत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को बुना। तो ये वेद आखिर थे क्या? क्या ये सिर्फ कुछ धार्मिक किताबें थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये उस दौर के जीवन, उनके दर्शन और रीति रिवाजों का एक आईना है। और यही वजह है कि आज भी इन्हें हिंदू धर्म का एक मूलभूत स्तंभ माना जाता है। अब तक जो छोटे छोटे राज्य थे, जो बिखरी हुई बस्तियां थीं, वो दौर अब खत्म होने वाला था। अब मंच तैयार था भारत के पहले महान साम्राज्यों के लिए, जिन्होंने पहली बार इस विशाल धरती को एक झंडे के नीचे लाने की कोशिश की। और इस नए दौर की शुरुआत की मौर्य साम्राज्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की पहली शाही शक्ति की नींव रखी। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र ज्ञान और सत्ता का इतना बड़ा केंद्र थी, और जिसका शासन और व्यापार पूरे उपमहाद्वीप में एक मिसाल बन गया। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने कलिंग के भयानक युद्ध को देखा। कहते हैं कि उस युद्ध में हुए खून खराबे ने उन्हें इतना बदल दिया कि उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी प्रजा के बीच अहिंसा और शांति का संदेश फैलाया। मौर्यों के बाद इतिहास में एक और बड़ा नाम आता है, गुप्त साम्राज्य का। इसे अक्सर उत्तर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहा जाता है। ये वो समय था जब सिर्फ कानून और व्यवस्था ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित और कला भी अपने शिखर पर पहुंची। अब कई सदियां बीत चुकी थी और भारत के इतिहास के नक्शे पर एक बिल्कुल नया रंग चढ़ने वाला था। मध्य एशिया से इस्लाम का आगमन हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, और यहां से इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लेकिन ये जो दौर था ना, ये राजनीतिक तौर पर बहुत उथल-पुथल वाला था। मतलब दिल्ली का तख्त किसी के लिए भी परमानेंट नहीं था। आप देखिए, सिर्फ 300 सालों के अंदर एक के बाद एक 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। सत्ता लगातार बदलती रही और अस्थिरता का माहौल बना रहा। और इस पूरे उथल-पुथल वाले दौर का अंत हुआ 1526 में पानीपत की एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई में। यहां काबुल से आए बाबर ने दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को हरा दिया। ये सिर्फ एक सुल्तान की हार नहीं थी, बल्कि भारत में एक नए और कहीं ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य के युग की शुरुआत थी। बाबर की इसी जीत के साथ भारत में मुगल वंश का शानदार दौर शुरू हुआ। इस तुर्क मंगोल शक्ति ने आने वाली 2 सदियों से भी ज्यादा समय तक भारत पर राज किया और अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी हमारी कला, वास्तुकला और संस्कृति में साफ दिखाई देती है। मुगलों का राज कोई छोटा मोटा राज नहीं था, 200 साल से भी ज्यादा। और उन्होंने उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से को एक मजबूत प्रशासन के तहत एकजुट किया। ये कला और संस्कृति के एक नए संगम का दौर था, जिसकी सबसे बड़ी निशानी आज भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल है। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य का एक अंत होता है। 18वीं सदी आते आते अंदरूनी कलह और मराठों और अंग्रेजों जैसी बाहरी ताकतों के बढ़ते दबाव ने इस विशाल साम्राज्य की नींव को हिलाना शुरू कर दिया था। मुगलों के कमजोर होते ही मैदान में एक नई विदेशी शक्ति आ गई,
अंग्रेज। और यहीं से भारत के इतिहास का अगला और आखिरी शाही अध्याय शुरू हुआ, गुलामी का, और फिर उस गुलामी से स्वतंत्रता पाने के एक लंबे संघर्ष का। और इस गुलामी के खिलाफ सबसे बड़ी चिंगारी भड़की साल 1857 में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सैनिकों के एक छोटे से विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। वो देखते ही देखते एक राष्ट्रव्यापी संग्राम में बदल गया। इसे ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह को तो बड़ी बेरहमी से दबा दिया गया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो गया और उसकी जगह भारत पर सीधे ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हो गया। यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। लेकिन आज़ादी की जो आग थी वो अब भी जल रही थी, और अब इस लड़ाई को एक नया रास्ता दिखाने वाले थे महात्मा गांधी। उनके नेतृत्व में पूरे देश ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। पहले असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा और अंत में निर्णायक भारत छोड़ो आंदोलन। इन सब ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। दशकों का लंबा संघर्ष, लाखों कुर्बानियां, और आखिरकार वो दिन आया 15 अगस्त 1947 की सुबह। भारत ने एक आज़ाद मुल्क के रूप में अपनी आंखें खोली। तो हड़प्पा के उन सुनियोजित शहरों से लेकर मुगलों के आलीशान महलों तक, और फिर अंग्रेजों के राज से लेकर आज़ादी तक, भारत का इतिहास साम्राज्यों के बनने और बिखरने की एक लंबी दास्तां है। ये सफ़र हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। इतनी विविधताओं और इतने सारे अतीत को समेटकर एक राष्ट्र के रूप में साथ चलने का असली मतलब क्या है?